हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आसिफ और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। क्या चल रहा था? मेवाड़ का इतिहास। उसमें हम देख रहे थे महाराणा कुंभा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, उसमें कहाँ तक पढ़ा था? महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला तक पढ़ा था। स्थापत्य कला में क्या पढ़ा था? चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्पिलाकार प्रवेश द्वार बनवाया था। इसके बाद में अचलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, बसंती दुर्ग, बोमट, बैराट, ये सब किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा में। और सारंगपुर विजय के रूप में किसको बनाया था? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को। ठीक है, यहां तक देख लिया था। आज देखते हैं महाराणा कुंभा में के आगे। अगर इनके संगीत गुरु की बात करें, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु की, संगीत गुरु कौन है इनके? संगीत गुरु है सारंग व्यास। कौन है? सारंग व्यास। ठीक है, कौन है? सारंग व्यास। इनको क्या बोला जाता है? महाराणा कुंभा को चित्रकला का जनक बोला जाता है। तो इनके चित्रकला के गुरु कौन है? चित्रकला गुरु। चित्रकला गुरु के बारे में बात करें तो इनके चित्रकला गुरु कौन है? जैनाचार्य हीरानंद। जैनाचार्य हीरानंद। ठीक है, जैनाचार्य हीरानंद। आगे बात करें महाराणा कुंभा के बारे में तो ये क्या है? ये एक वीणा वादक है। वीणा वादक का मतलब क्या होता है? वीणा बजाने वाला। यानी इनको वीणा बजाना आता था। किसको? महाराणा कुंभा को। इनको क्या बोला गया? वीणा वादक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की। किसकी? दरबारी विद्वानों की। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। पहले दरबारी विद्वान की बात करें तो वो कौन आते हैं? मंडन। कौन आते हैं? मंडन। ये क्या है? ये बहुत प्रभावशाली क्या थे? दरबारी विद्वान। इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे थे जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे बात करें तो कानावास। काना व्यास। ठीक है, सेकंड वन है काना व्यास। थर्ड की बात करें अत्रि भट्ट। कौन है? अत्रि भट्ट। चौथे की बात करें तो महेश भट्ट। अत्रि भट्ट में महेश भट्ट ने क्या किया था? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी या विजय स्तंभ प्रशस्ति थी, उसकी रचना किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। अत्रि भट्ट ने क्या किया था? शुरुआत। और महेश भट्ट ने क्या किया था? उसको खत्म। ठीक है, आगे बात करें तो पांचवें नंबर पे आता है सोमदेव। पांचवें विद्वान कौन हो गए? सोमदेव। छठे की बात करें तो सुंदर सूरी। सुंदर सूरी। सातवें की बात करें तो सोन सूरी। सोन सूरी। आठवें की बात करें तो क्या नाम आता है? जयचंद्र सूरी। जयचंद्र सूरी। ठीक है, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से हो गए? मंडन, जिनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद कानाव्यास। कानाव्यास ने लिखा था एकलिंग महात्म्य। ठीक है, आगे बात करते हैं अत्रि भट्ट। इनके पुत्र कौन आ गए? महेश भट्ट, सोमदेव, सुंदर सूरी, सोम सूरी और जयचंद्र सूरी। ठीक है, इसमें से मंडन आपको अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। ये किसके शिल्पी थे? मैंने पढ़ाया भी था पहले। किसके शिल्पी हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के। किसके हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है? मंडन। कान्हा व्यास ने कौन सा लिखा था? एकलिंग महात्म्य, जो भी देखेंगे इसके बाद में। उसके बाद अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट ने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत, लिखने की शुरुआत किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। इसके बाद क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको पूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने। उसके बाद में सोमदेव। ये तीनों सूरी हैं, ये याद रह जाएंगे। सुंदर सूरी, सोम सूरी और जयचंद्र सूरी। हो गए याद? पहले हो गए मंडन। ठीक है, दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनमें पहला नाम आता है मंडन।
दूसरे दरबारी विद्वान की बात करें तो कान्हा व्यास, तीसरे की बात करें तो अत्रि भट्ट, चौथे की बात करें तो महेश भट्ट, इसके बारे में पांचवें की बात करें तो सोमदेव, छठे की बात करें तो सोमसूरी, सातवें की बात करें तो सुंदर सूरी और आठवें की बात करें तो जयचंद्र सूरी। याद रह जाएगा। हमने आज पढ़ा कि जो महाराणा कुंभ है इनके संगीत गुरु का क्या नाम है। संगीत गुरु की अगर बात करें तो इनका नाम है सारंग व्यास। क्या नाम है? सारंग व्यास। चित्रकला गुरु, क्योंकि इनको चित्रकला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो चित्रकला गुरु की बात करें तो कौन है? जैनाचार्य हीरानंद। इसके बाद में पढ़ा ये एक वीणा वादक है। ठीक है, क्या है? वीणा वादक, यानी वीणा बजाने में निपुण या परिपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इनके दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। दरबारी विद्वानों में कौन कौन आता है? पहले नंबर पे आता है मंडन, उसके बाद में कान्हा व्यास, उसके बाद में अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, सोमदेव, उसके बाद में सुंदर सूरी, सोमसूरी और जयचंद्र सूरी। आपको याद रह जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि चार दरबारी विद्वानों के नाम दे देंगे, इनमें से पूछेंगे ये कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है, चार में से एक गलत दे देंगे, तीन सही दे देंगे, या फिर पांच से नाम दे देंगे। और फिर जैसे आज इसमें नहीं पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान है, ऑप्शन में आएगा 1 2 3, 2 3 4, 1 5 6, इस हिसाब से। तो इन आठों के नाम को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके साथ में संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। चित्रकला गुरु की बात करें तो जैनाचार्य हीरानंद। ये क्या है? महाराणा कुंभा वीणा वादक। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? इनके दरबारी विद्वान कौन है और इनके संगीत गुरु चित्रकला गुरु और ये एक वीणा वादक है और दरबारी विद्वानों के नाम 8 हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके। यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बात करें तो कान्हा व्यास की बात करता है। किसकी? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास की बात करते हैं तो ये क्या है? महाराणा कुंभा के दरबार में रहते इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? एकलिंग महात्म्य। इतिहासकारों का कहना है कि इसका जो एकलिंग महात्म्य है, इसका पहला भाग किसने रचित किया था? महाराणा कुंभा ने, और दूसरा भाग किसने रचित किया था? कान्हा व्यास ने। ठीक है, तो इनके बारे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? महाराणा कुंभा के दरबार में रहते हुए इन्होंने एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ की रचना की, एकलिंग महात्म्य। ठीक है, ये मान लो ग्रंथ है, ये इसका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहला हिस्सा, और ये दूसरा हिस्सा। तो इतिहासकार क्या कर रहे हैं? पहला हिस्सा किसने रचित किया था? महाराणा कुंभा ने। और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग किसने रचित किया था? कान्हा व्यास ने। और ये ग्रंथ कौन सा है? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। ठीक है, याद रह जाएगा कि कान्हा व्यास की बात करें तो ये क्या है? महाराणा कुंभा के दरबार में रहते हुए ने कौन से ग्रंथ की रचना की? एकलिंग महात्म्य की। किसकी? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की। इतिहासकारों के अनुसार इसका पहला पार्ट है वो किसने रचित किया था? महाराणा कुंभा ने। दूसरा पार्ट किसने रचित किया था? कान्हा व्यास ने। ग्रंथ कौन सा? एकलिंग महात्म्य। याद रह जाएगा। ठीक है,
मारना कुंभा के दरबार में रहते हुए इन्होंने क्या किया, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इसका पहला पार्ट किसने रचित किया था, मारना कुंभा ने। दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट किसने रचित किया था, कान्हा व्यास ने। ग्रंथ कौन सा है, एकलिंग महात्म्य, किसने रचित किया, कान्हा व्यास ने। किसने, कान्हा व्यास ने। ग्रंथ कौन सा है, एकलिंग महात्म्य। इसका पहला पार्ट किसने रचित किया, मारना कुंभा ने। दूसरा पार्ट कान्हा व्यास ने। अगर क्वेश्चन आए कि एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन है, ऑप्शन में इन दोनों में से एक का नाम दे रखा हो, मारना कुंभा और कान्हा व्यास में से, तो वो तो सीधा सीधा आंसर हो ही जाएगा कि कान्हा व्यास होगा या फिर मारना कुंभा होगा। दोनों में से जो भी होगा वो सही होगा। अगर दोनों के नाम दे रखे हो तो फिर कौन सा आंसर होगा, फिर होगा कान्हा व्यास। फिर कौन सा आंसर होगा, कान्हा व्यास। अगर मारना कुंभा भी ऑप्शन में है, कान्हा व्यास भी ऑप्शन में है, तो सही कौन सा होगा, कान्हा व्यास सही होगा। यहां तक समझ में है। आगे बात करते हैं इनके दूसरे दरबारी विद्वान की बात करते हैं। यहां तक हो गया ना। इनके दूसरे दरबारी विद्वान की बात करते हैं। इनके दूसरे दरबारी विद्वान है मंडन। कौन से हैं, मंडन। मंडन की बात करें तो ये एक शिल्पकार थे। कौन थे, शिल्पकार। पर इन्होंने ग्रंथ बहुत सारे लिखे हैं, अलग अलग विषयों पे लिखे हैं। उन ग्रंथ के बारे में देखते हैं। इन्होंने पहला ग्रंथ लिखा राजवल्लभ। इनका पहला ग्रंथ कौन सा है, राजवल्लभ, जो किस पे आधारित है, शिल्प शास्त्र पे। किस पे आधारित है, शिल्प शास्त्र पे। इसके बाद में बात करें तो कोदंड। कौन सा, कोदंड मंडन। इन्होंने हर ग्रंथ के पीछे, लगभग हर ग्रंथ के पीछे क्या लगाया, अपना नाम। एक दो ग्रंथों को छोड़ के सबके पीछे क्या लगाया, अपना नाम। ठीक है, क्या लगाया, मंडन। तो कोदंड मंडन की बात करते हैं, धनुर्विद्या से संबंधित है। किससे संबंधित है, धनुर्विद्या से। इसके बाद में आता है वेद मंडन। वेद मंडन, वेद आपको पता है, वेद से आयुर्वेद। किससे संबंधित है, आयुर्वेद से। ठीक है, किससे आ गया, आयुर्वेद से। इसके बाद में बात करें तो सगुन मंडन। सगुन से क्या आता है, ज्योतिष। क्या आता है, ये किससे संबंधित होगा, ज्योतिष से। कौन सा, सगुन मंडन। इसके बाद बात करें तो रूप मंडन। रूप मंडन किससे संबंधित है, मूर्ति कला से। ठीक है, प्रसार मंडन। प्रसार मंडन की बात करें तो ये किससे, भवन निर्माण से या स्थापत्य कला से। किससे, भवन निर्माण से या स्थापत्य कला से। आपको बुकों में दे रखा होगा कि भवनों से लेकर दुर्गों तक। ठीक है, भवनों से लेकर दुर्गों तक, मतलब वही होता है भवन निर्माण। ठीक है, दुर्ग भी एक टाइप के क्या होते हैं, भवन ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन और देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, तो इनके ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ग्रंथ हैं। पहले ग्रंथ की बात करें, राजवल्लभ। पहला ग्रंथ कौन सा है, राजवल्लभ। दूसरे ग्रंथ की बात करें, रूप मंडन। रूप मंडन। तीसरे ग्रंथ की बात करें, सगुन मंडन। सगुन मंडन। चौथे की बात करें, वेद मंडन। वेद मंडन। पांचवें की बात करें, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। ठीक है, छठे की बात करें, प्रसार मंडन। प्रसार मंडन। सातवें की बात करें, वास्तुशास्त्र। ठीक है, वास्तुशास्त्र। आठवें की बात करें, वास्तु मंडन। नौवीं की बात करें, देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, देव मूर्ति प्रकरण। आगे बात करें तो राजवल्लभ, ये किससे संबंधित है, शिल्प शास्त्र से। किससे संबंधित है,
शिल्प शास्त्र से। ठीक है, रूप मंडल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? मूर्ति कला से। किससे? मूर्ति कला से। इसके बाद सगुन मंडल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ज्योतिष से। किससे? ज्योतिष से। वेद मंडल, वेद से क्या पता चल रहा है? आयुर्वेद। ठीक है, ये किससे संबंधित होगा? आयुर्वेद से। इसके बाद में कोडन मंडल, दंड किससे दिया जाता है? धनुष से। ठीक है, तो धनुष विद्या से। इसके बाद में प्रसार मंडल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भवन निर्माण से। भवन निर्माण, दुर्ग तक। ठीक है, वास्तुशास्त्र, वास्तुमंडल और देव मूर्ति प्रकरण, ये आपको याद करना है। बात करते हैं राजवल्लभ। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य जो ग्रंथ है वो कौन सा है? राजवल्लभ। किसका? मंडल का। मंडल किसके दरबारी विद्वान थे? माणक कुंभा के। किसके दरबारी विद्वान थे? माणक कुंभा से। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो चारों ग्रंथ दे देगा, उनमें से कहेगा ये मंडल का ग्रंथ कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। यहां से टफ क्वेश्चन बनेगा तब डायरेक्ट पूछेगा सगुन मंडल किससे संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से। और एक आपको पता ही आ रहा सवाल 5-6 दे देगा, उनमें से पूछेगा इनमें से कौन कौन सा मंडल का ग्रंथ है, 1 2 3 4 वगैरह ये सब। ठीक है, तो आपको सारे के सारे याद करने हैं। राजवल्लभ की बात करें तो राजवल्लभ कौन से विषय से संबंधित है? शिल्प शास्त्र से। उसके बाद में रूप मंडल की बात करें तो रूप मंडल किससे संबंधित है? मूर्ति कला से। ठीक है, सगुन मंडल, सगुन से क्या पता चलता है? ज्योतिष का। वेद मंडल की बात करें तो क्या दिमाग में आ रहा है? आयुर्वेद। तो किससे संबंधित हो गए? आयुर्वेद से। इसके बाद में कोडन मंडल, दंड किससे देते थे? पहले धनुष चला के देते थे, तो किससे संबंधित हो गया? धनुष विद्या से। इसके बाद में बात करें तो प्रसार मंडल, प्रसार मंडल किससे संबंधित हो गया? भवन निर्माण से। उसके बाद में ग्रंथ आता है वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडल और देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण आपको पता ही है, देव मूर्ति आ रहा है तो किससे संबंधित होगा? देवों की मूर्ति से। ठीक है, मंडल किसके शिल्पकार थे या किसके दरबारी विद्वान थे? माणक कुंभा के। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? राजवल्लभ किससे संबंधित है? शिल्पशास्त्र से। कौन से ग्रंथ लिखे हैं? राजवल्लभ, रूप मंडल, सगुन मंडल, वेद मंडल, कोडन मंडल, प्रसार मंडल, वास्तु मंडल, वास्तुसार और देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, जैसे हमने दरबारी विद्वान पढ़े थे, सूरी नाम से 3 थे ना, सोन सूरी वगैरह, ये सुंदर सूरी और जयचंद्र सूरी। उसी प्रकार से अत्रि नाम से अत्रि भट्ट, भट्ट नाम से 2 थे, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ठीक है, उसी हिसाब से याद करना है। राजवल्लभ अलग हो गया, वास्तुसार तो इसी के साथ आ जाएगा, वास्तु मंडल के साथ। एक हो गया देव मूर्ति प्रकरण, इनको अलग याद कर लो, राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण। उसके बाद में आता है सार, वास्तुसार और वास्तु मंडल। मंडल वाले स्टार्ट हो गए तो कौन कौन से? रूप मंडल, सगुन मंडल, वेद मंडल, कोदन मंडल, प्रसार मंडल और वास्तु मंडल हो गया अपना। ठीक है, याद हो जाएंगे सारे के सारे, सारे ग्रंथ याद हो जाएंगे ना। राजवल्लभ शिल्प शास्त्र से संबंधित, रूप मंडल मूर्ति कला से संबंधित, सगुन मंडल की बात करें तो ज्योतिष से संबंधित, वेद मंडल की बात करें तो आयुर्वेद से संबंधित, कोडन मंडल की बात करें तो धनुष विद्या से संबंधित, प्रसार मंडल की बात करें तो भवन निर्माण से संबंधित, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडल और देव मूर्ति प्रकरण। 9 ग्रंथ है, 9 को याद करना है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं, जो मंडल थे इनके एक भाई थे। कौन थे? भाई, जिनका नाम क्या था? नाथा। नाम क्या था? नाथा। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वास्तु मंजरी। कौन सा ग्रंथ? वास्तु मंजरी। इनके भाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वास्तु मंजरी। किसके भाई ने? मंडन के भाई ने। मंडन का भाई कौन था? नाथा। नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वास्तु मंजरी। मंडन का भाई नाथा, नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वास्तु मंजरी। वास्तुसार, वास्तु मंडल और वास्तु मंजरी याद रह जाएगा। राजवल्लभ शिल्प शास्त्र,
रूप मंडल मूर्तिकला, सगुन मंडल ज्योतिष, वेद मंडल आयुर्वेद, कोडन मंडल धनुष विद्या, प्रसार मंडल भवन निर्माण, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडल और देव मूर्ति प्रकरण। मंडल के भाई का नाम नाथा, ग्रंथ वास्तु मंजरी। ठीक है, अब आते हैं मंडन के बेटे या पुत्र। ये कहते हैं कि आपने ग्रंथ लिख लिया, आपके भाई ने ग्रंथ लिख लिया, चाचा ताऊ ने ग्रंथ लिख लिया, तो मैं भी ग्रंथ लिखूंगा। तो इनके बेटे ने ग्रंथ लिखे थे, तो इनके बेटे की बात करें तो ये तो हो गए मंडन। मंडन के पुत्र की बात करें, पुत्र का नाम आता है गोविंद। क्या नाम आता है? गोविंद। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? गोविंद। गोविंद ने कौन से ग्रंथ लिखे? कलानिधि। कौन सा ग्रंथ लिखा? कलानिधि। अगर दूसरे ग्रंथ की बात करें तो दूसरा ग्रंथ कौन सा है इनका? द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। ठीक है, मंडन है, मंडन के पुत्र ने कहा कि चाचा ताऊ ने ग्रंथ लिख लिया, आपने ग्रंथ लिख लिया, तो मैंने भी लिखूंगा, यानी कि मैं भी लिखूंगा। तो इनके पुत्र का नाम आता है गोविंद। किसके? मंडन के पुत्र का नाम क्या था? गोविंद। इसने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की? कलानिधि और द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। ठीक है, द्वार दीपिका किसने रचना की? द्वार दीपिका की इनके पुत्र, मंडन के पुत्र के नाम क्या है? गोविंद ने। ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक? एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका। मंडन क्या थे? मारना कुंभा के शिल्पकार। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? पहला ग्रंथ है राजवल्लभ, जो किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र से। इसके बाद में बात करें तो रूपमंडल। रूपमंडल किससे संबंधित है? मूर्तिकला से। इसके बाद में सगुन मंडल। सगुन मंडल किससे संबंधित है? ज्योतिष से। वेद मंडल। वेद मंडल किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। कोडन मंडल। कोडन मंडल किससे संबंधित है? धनुष विद्या से। प्रसार मंडल। प्रसार मंडल किससे संबंधित है? भवन निर्माण से। इसके बाद में वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडल और देव मूर्ति प्रकरण। अब इनके भाई है, मंडन के भाई का नाम क्या है? नाथा। नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी। नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी। नाथा कौन है? मंडन के भाई है। इसके बाद में मंडन के पुत्र। मंडन के पुत्र का नाम है गोविंद। गोविंद ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से? कलानिधि और द्वार दीपिका। कलानिधि और द्वार दीपिका। यहां तक याद रह जाएगा। ठीक है, आपको मैंने दरबारी विद्वान लिखाया था, दरबारी विद्वानों में नाथा का नाम और गोविंद का नाम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नाथा और गोविंद ने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, यहां तक समझ में है? आगे बात करते हैं। ये तो हो गई दरबारी विद्वानों की बात। अब बात करते हैं मारना कुंभा की, कि मारना कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। अब किसकी बात करते हैं? मारना कुंभा की। मारना कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं वो देखते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे पहले संगीत से संबंधित देखते हैं कि संगीत से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। संगीत की बात करते हैं तो इनमें पहला नाम आता है क्या? संगीत राज। क्या नाम आता है? संगीत राज। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। तीसरे ग्रंथ की बात करें तो संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। चौथे ग्रंथ की बात करें तो सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं महाराणा कुंभा ने संगीत के ऊपर? संगीत राज, जो क्या इनका सर्वश्रेष्ठ है।
क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। सर्वश्रेष्ठ कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। संगीत के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। ठीक है। मानव कुंभा ने संगीत के ऊपर कौन कौन से ग्रंथ की रचना की? बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 4 नाम दे देता है। पहले भी क्वेश्चन आया कि सूड प्रबंध की जगह क्या दे दिया था उसने? संगीत प्रबंध। क्या दे दिया था? संगीत प्रबंध। और पूछा था इनमें से कौन सा ग्रंथ मानव कुंभा द्वारा रचित नहीं है? चारों यही थे, बस सूड की जगह क्या कर दिया था? संगीत कर दिया था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है? सूड प्रबंधन, ना कि संगीत प्रबंधन। जो संगीत राज है इसकी बात करें तो इसको 5 भागों में विभाजित है। ये क्या है? 5 विभागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित। पांच भागों में विभाजित। कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। जो इनका क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वो क्या है? 5 भागों में विभाजित है। अगर इसकी पहले भाग की बात करें, ठीक है, पहला भाग कौन सा है? पाठ्य रत्न कोश। पाठ्य रत्न कोश। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो गया? पाठ्य रत्न कोश। दूसरे भाग की बात करें तो गीत रत्न कोश। गीत रत्न कोश। ठीक है। तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग कौन सा था? नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश। चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग कौन सा था? पद्य रत्न कोश। पद्य रत्न कोश। पांचवें भाग की बात करें तो पांचवा भाग आता है रस रत्न कोश। कौन सा? रस रत्न कोश। ठीक है। मानव कुंभा द्वारा संगीत पर रचित ग्रंथ की बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ है? 4 ग्रंथ है। चारों ग्रंथों के नाम याद करने हैं। पहला ग्रंथ है संगीत राग, दूसरा ग्रंथ है संगीत मीमांसा, तीसरा ग्रंथ है संगीत रत्नाकर और चौथे ग्रंथ की बात करें तो सूड प्रबंध। चौथा ग्रंथ कौन सा है? सूड प्रबंध। इसका खास ध्यान रखना क्योंकि इसको संगीत प्रबंध ज्यादातर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? सूड प्रबंध। ठीक है, क्या है? सूड प्रबंध। जो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है चारों में से कौन सा? संगीत राज। संगीत राज को क्या है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग की बात करें तो पाठ्य रत्न कोश, दूसरे भाग की बात करें तो गीत रत्न कोश, तीसरे भाग की बात करें तो नृत्य रत्न कोश, चौथे भाग की बात करें तो पद्य रत्न कोश और पांचवें भाग की बात करें तो रस रत्न कोश। ठीक है, पांचवें भाग की बात करें तो रस रत्न कोश। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? मानव कुंभा द्वारा रचित है। किस पे आधारित है? संगीत पे आधारित है। कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा? संगीत राज। संगीत राज को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग की बात करें तो पहला भाग कौन सा था? पाठ्य रत्न कोश, दूसरे भाग की बात करें तो नृत्य रत्न कोश, तीसरे भाग की बात करें तो गीत रत्न कोश, चौथे भाग की बात करें तो पद्य रत्न कोश, पांचवें भाग की बात करें तो रस रत्न कोश। याद रह जाएगा। इसके बाद में बात करें, यहां तक हो गया ना? कहा ये हो गया ना? आगे बात करते हैं। यह आपको पता ही चल गया संगीत पे। इसके बाद में बात करें मानव कुंभा द्वारा। कुंभा ने क्या किया कि काम शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना की। किस पे? काम शास्त्र पे, जिसके का नाम क्या है? कामराज रतिसार। ग्रंथ का नाम क्या है? कामराज रतिसार। तो उसको लिखते हैं। महाराणा कुंभा ने, किसने? महाराणा कुंभा ने काम शास्त्र पर, किस पर? काम शास्त्र पर कामराज रतिसार, कामराज रतिसार रतिसार
कामराज रतिसार ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। ठीक है, क्या क्या मानव ने जो काम शास्त्र आता है उस पर कौन से ग्रंथ की रचना की? कामराज रतिसार की। कौन से ग्रंथ की? कामराज रतिसार की। किस पे? काम शास्त्र पे। काम शास्त्र पे कौन से ग्रंथ की रचना की? कामराज रतिसार की। किसकी? कामराज रतिसार की। किस पे? काम शास्त्र पे। ध्यान रखिएगा, कामराज रतिसार किस पे है? डिपेंड करता है काम शास्त्र पे। संगीत की बात करें तो संगीत पे कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? संगीत राग, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूर प्रबंध। जिनमें से सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? संगीत राग, जिसको क्या है 5 भागों में बांटा गया है। ये भाग याद करना है, इनको छोड़ मत देना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर किसी का नहीं पता, छोटे एग्जाम में पूछ ले। तो इनके 5 भागों की बात करें तो 5 भाग कौन से है? पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पद्य रतन कोश और लास्ट की बात करें तो रस रतन कोश। इसके बारे में बात करते हैं मानव कुंभा ने काम शास्त्र पे क्या किया? कामराज रतिसार ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? कामराज रतिसार ग्रंथ की रचना की। किस पे की? काम शास्त्र पे। आगे बात करें तो मैंने बताया था आपको कि रसिक प्रिय टीका किसकी है? मानव कुंभा की, जो किस पे आधारित है? गीत गोविंद पे। गीत गोविंद किसका ग्रंथ है? जयदेव का। किसका ग्रंथ है? जयदेव का। तो इन्होंने 2 टीका की रचना की। टीका भी मैंने आपको बताया था, टीका क्या होती है? शॉर्ट नोट्स, यानी संक्षिप्त रूप। किसी ग्रंथ का संक्षिप्त रूप क्या होती है? टीका होती है। तो इन्होंने कितनी टीका लिखी? 2 टीका लिखी। कौन कौन सी? रसिक प्रिय। तो बात करते हैं टीका की। टीकाएं की बात करें तो पहली टीका की बात करते हैं। तो पहली टीका की बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद पर। किस पे? जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ पर रसिक प्रिय टीका, रसिक प्रिय टीका। रसिक प्रिय टीका किस पे आधारित है? जयदेव के गीत गोविंद पे। दूसरी टीका की बात करें तो चंडी शतक पर टीका, चंडी शतक पर टीका। मानव कुमार ने कितने टीकाओं की रचना की? 2 टीकाओं की रचना की। पहली टीका की बात करें तो रसिक प्रिय, जो किस पे आधारित है? गीत गोविंद पे। गीत गोविंद ग्रंथ किसने लिखा है? तो वो लिखा है जयदेव ने। दूसरी टीका की बात करें तो दूसरी टीका कौन सी है? चंडी शतक टीका, जो चंडी शतक है उस पर टीका लिखी थी। किसने? मानव कुंभा ने। रसिक प्रिय से आपको एक चीज याद आ रही है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वीर राजा की उपाधि की जानकारी हमें कहां से मिलती है? रसिक प्रिय से। वीर राजा उपाधि किसकी थी? हमीर सिसोदिया की। किसकी थी? हमीर सिसोदिया की। विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिय। विषम घाटी पंचानन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इससे मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ठीक है, आगे बात करें तो कौन सी टीका हो गई? जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका। दूसरी टीका की बात करें तो चंडी शतक टीका। ये हो गए मानव कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ, सारे के सारे। ठीक है, सारों को आपको डिटेल से याद करना है, एक एक को याद करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संगीत पे आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राग, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूर प्रबंध। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? संगीत राग। संगीत राग को कितना भागों में बांटा गया? 5 भागों में। भागों के नाम याद करने हैं। कौन कौन सा नाम है? पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पद्य रतन कोश और रस रतन कोश। इसके बाद में बात करें तो कुंभा ने क्या किया था? काम शास्त्र पर कौन से ग्रंथ की रचना की? कामराज रतिसार की। ठीक है, इसके बाद में टीकाएं। मानव कुंभा ने कितनी टीका लिखी है? 2 टीका लिखी है। कितनी टीका लिखी है? 2 टीका लिखी है। पहली टीका की बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ पे कौन सी टीका लिखी है? रसिक प्रिय। दूसरी टीका की बात करें तो दूसरी टीका कौन सी है? चंडी शतक पर टीका। दूसरी टीका कौन सी है? चंडी शतक पर टीका। यहाँ तक क्लियर हो गए?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। मारना कुंभा के अंतिम समय की बात करते हैं। मारना कुंभा के अंतिम समय की बात करते हैं। तो मारना कुंभा को क्या है, अंतिम समय में क्या हो गया, तो उन्माद रोग। उन्माद रोग क्या होता है कि जिसमें ये क्या नहीं होता, याद नहीं रहता, या व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, पागलों की तरह व्यवहार करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उन्माद रोग बोलते हैं। तो उनको क्या है, जो मामादेव कुंड है, कौन सा कुंड, मामादेव कुंड, जो कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, वहां पर क्या है, बेड़ियों से बांध के रखा जाता था। किसको, मारना कुंभा को। तो इनके एक पुत्र थे, क्या नाम था उनका, उदा। क्या नाम था, उदा। तो उन्होंने क्या किया, 1468 ईस्वी में क्या कर दी, मारना कुंभा की हत्या कर दी। और शासक कहाँ के बन गए, मेवाड़ के शासक बन गए। कब, 1468 ईस्वी में। कब तक, 1473 ईस्वी तक। ठीक है, तो बात करें मारना कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया था। उन्माद नामक रोग हो गया था। तो इनका अंतिम समय कहाँ गुजरा, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड ये कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़। ठीक है, मारना कुंभा की हत्या किसने कर दी, इनके पुत्र उदा ने। मारना कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा ने कर दी। ठीक है, उदा को क्या बोला गया, पितृहंता। पितृहंता का मतलब क्या है, पिता की हत्या करने वाला। तो मेवाड़ का पितृहंता किसे बोला गया, उदा को। ठीक है, अंतिम समय की बात करें तो मारना कुंभा को अंतिम समय में कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग। कौन सा रोग, उन्माद रोग। तो इनका अंतिम समय कहाँ पे गुजरा, मामादेव कुंड, कुंभलगढ़। कहाँ पर, मामादेव कुंड, कुंभलगढ़। इसके बाद बात करके मारना कुंभा की हत्या कैसे हुई, यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई, कि उनके पुत्र उदा, क्या नाम था, उदा, उसने क्या किया, मारना कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उदा को क्या बोला गया, पितृहंता। तो अब शासक कौन बन गया, उदा। कब से, मारना कुंभा की हत्या कब हुई, 1468 ईस्वी में। और ये कब तक शासक रहा, 1473 ईस्वी में। 1473 ईस्वी में इनके भाई, ठीक है, ने इन पे आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या किया, इनको हरा दिया, मेवाड़ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इनके भाई का नाम रायमल। तो उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं रायमल की। किसकी, रायमल की। अब बात करते हैं इनके भाई रायमल की। ठीक है, यहां तक हो गया, मारना कुंभा कंप्लीट हो गया। उदा में कुछ पढ़ने की चीज नहीं है, तो बात करते हैं डायरेक्ट रायमल की। उदा का शासनकाल याद रख लेना, कब से कब तक है, 1468 ईस्वी से 1473 ईस्वी तक। राणा रायमल।
राणा रायमल की बात करें तो कब से कब तक, 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, 1473 से 1509 ईस्वी तक। ये कौन है, कुंभा जी, महाराणा कुंभा। इनके दो पुत्र हुए, कौन कौन से, उदा और रायमल। उदा और रायमल, ठीक है। उदा ने क्या कर दी, कुंभा की हत्या कब कर दी, 1468 ईस्वी में। ठीक है, 5 साल तक शासन किया। उसके बाद रायमल ने किया हमला, क्या किया, आक्रमण। कब किया, 1473 ईस्वी में। यहां से कुंभा क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, कई बुकों में लिख रखा है यहाँ कहां पे गया, बीकानेर गया, राव पीका के पास। कई बुकों में रखा है मालवा गया, पर लास्ट में क्या होता है, इसकी बिजली गिर जाती है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। किससे, बिजली गिरने से मृत्यु। बिजली गिरने से मृत्यु। ठीक है, समझ में। महाराणा कुंभा दो पुत्र, उदा और रायमल। उदा ने क्या किया, 1468 ईस्वी में कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। कहाँ पे कर दी, मामादेव कुंड के पास में। इसके बाद में बात करें तो रायमल की बात करते हैं। रायमल ने कब हमला किया, 1473 ईस्वी पर। किस पे किया, उदा पर। उदा क्या था, मेवाड़ का शासक था। तो उदा क्या, वहां से भाग गया और बिजली गिरने से उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। यहां तक समझ में। आइए बात करते हैं रायमल की बात करते हैं। रायमल को आपको मैंने बताया था, जब महाराणा कुंभा और जो राव जोधा था इनके बीच में कौन सी संधि हुई थी, आओ वाव की संधि 1453 ईस्वी में। तब क्या हुआ था, रायमल की शादी किससे हुई थी, राव जोधा की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, संगार देवी से। ठीक है, आगे देखते हैं रायमल के बारे में। रायमल के शिल्पी की बात करें, पहले रानी की बात कर लेते हैं। रानी कौन है, श्रृंगार देवी। कौन है, श्रृंगार देवी। इसके बाद में इनके शिल्पी की बात करें, इनके शिल्पी कौन है, अर्जुन। कौन है, अर्जुन। इनके दरबारी विद्वान की बात करें, किसके दरबारी विद्वान, रायमल के दरबारी विद्वान। इनके दरबारी विद्वानों में नाम किसका था, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। ठीक है, इनके रानी या पत्नी का नाम क्या था, श्रृंगार देवी। इनके शिल्पी का नाम क्या था, अर्जुन देव। इसके बाद में इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो दो दरबारी विद्वान थे, कौन कौन से, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। याद आ जाएंगे। इसके बाद में बात करें तो श्रृंगार देवी ने क्या किया, श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में, कहां पर, चित्तौड़ में गोसुंडी, कौन सा, गोसुंडी तालाब, या फिर तालाब को क्या बोल सकते हैं, बावड़ी। ठीक है, बावड़ी का निर्माण करवाया। श्रृंगार देवी ने क्या किया, चित्तौड़ में गोसुंडी तालाब या बावड़ी का निर्माण कराया। गोसुंडी से आपको कुछ याद आ रहा है, गोसुंडी अभिलेख कहां पर मिला था, कौन सी सभ्यता संबंधित है। गोसुंडी अभिलेख की बात करें तो नगरी सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, नगरी सभ्यता से। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में बात करें तो गोसुंडी जो अभिलेख था इसकी खोज किसने की थी, 1887 ईस्वी में श्यामल दास ददिवाड़िया ने। इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, गोसुंडी अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, डॉक्टर बी आर भंडारकर ने। किसने पढ़ा था, डॉक्टर
DR भंडारकर ने। इसका बड़ा वाला टुकड़ा कहाँ रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में। इसके बाद में बात करें तो इस पे लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन सी बात करें अपन? गोसुंडी अभिलेख की। ये किससे संबंधित था? भागवत धर्म से। कब का? द्वितीय ईसा पूर्व। या आदर्श में क्वेश्चन भी आया था। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो द्वितीय ईसा पूर्व भागवत धर्म से संबंधित है? तो वो कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। यहां तक हो गया। इसके बाद में बात करें तो रायमल की बात करते हैं। राणा रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत शिव का मंदिर बनवाया। अद्भुत शिव का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? रायमल ने क्या किया? चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? अद्भुत शिव का। इसके बाद में बात करें तो रायमल ने राम शंकर और समिया संकट नामक तालाबों का निर्माण करवाया। तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक है, रायमल की बात करें तो इसकी रानी का नाम क्या है? श्रृंगार देवी। इसके शिल्पी कौन है? अर्जुन। इसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। इसके बाद में बात करें तो श्रृंगार देवी ने क्या किया? चित्तौड़ में गोसुंडी तालाब या बावड़ी का निर्माण करवाया। राणा रायमल ने क्या किया? चित्तौड़ में अद्भुत शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में बात करें तो राणा रायमल ने क्या किया? राम नाम से, शंकर नाम से और समिया संकट नाम से क्या किया? तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके आगे देखें तो यहां लिख देता हूं मैं। रायमल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर है? कैलाशपुरी। कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या कराया? पुनर्निर्माण। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसमें तो पुनर्निर्माण करवाया, टूट फूट का काम करवाया था, पर निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बप्पा रावल या कालभोज ने। ठीक है, बप्पा रावल या कालभोज ने। आगे बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं कि एकलिंगनाथ जी क्या है? मेवाड़ के शासकों के कुल देवता। क्या है? कुल देवता। इनका मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी में। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल या कालभोज ने। किसने करवाया? बप्पा रावल या कालभोज ने। यह याद रखना। ठीक है, वैसे रिविजन करा रहा हूँ, लिखा रखा है मैंने, और ध्यान में रखना जो भी चीज होती है उसके बारे में देख के चलो कि पहले क्या पढ़ रखा है। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल या कालभोज ने। वो क्या है? इनके कुल देवता। किसके? मेवाड़ के शासकों के कुल देवता। ठीक है, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया ना? रायमल का शासनकाल कब से कब तक है? 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करें तो रानी का नाम क्या है? श्रृंगार देवी। शिल्पी का नाम याद करें, या शिल्पी का नाम क्या है इनका? अर्जुन। इसके बाद में दरबारी विद्वान की बात करें तो गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। श्रृंगार देवी ने क्या किया? गोसुंडी तालाब या बावड़ी का क्या किया? निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? चित्तौड़ में। उसके बाद राणा रायमल की बात करें तो राणा रायमल ने क्या किया? चित्तौड़ में अद्भुत शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या किया राणा रायमल ने? राणा रायमल ने क्या किया? राम नाम से, यानी कि राम, शंकर और समिया संकट
नामक तालों का निर्माण करवाया। इसके बाद में राणा रैमल ने क्या किया, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल या कालभोज ने। ठीक है, जो इस वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इनके बेटों की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इनके बेटों की। देखो कई बुक में 3 बेटे दे रखे हैं, कई बुक में 4 बेटे दे रखे हैं, पर मतलब हमने 2 बेटों से है, पहले और लास्ट वाले से। इनकी एक बेटी दे रखी है जिसका नाम क्या है, आनंदीबाई। तो ये तो क्या है इनके पुत्र। पुत्र की बात करें तो पहले पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे पुत्र का नाम, अगर 4 पुत्रों के हिसाब से देखें तो जय सिंह। क्या नाम है, जय सिंह। तीसरे पुत्र के नाम देखें तो जयदेव। ठीक है, चौथे पुत्र का नाम देखें तो संग्राम सिंह। क्या नाम है, संग्राम सिंह, जिसे हम क्या बोलेंगे, महाराणा सांगा। ठीक है, तो बड़े बड़े पुत्र का नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में जय सिंह, जयदेव और संग्राम सिंह। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जयदेव और जय सिंह का। और दूसरी बुकों की या इतिहासकारों की बात करें तो इनके 3 पुत्र माने कौन कौन से, जयमल। एक पुत्र का नाम क्या था, बीच वाले का, जयमल। ठीक है, और इनके पुत्र की बात करें, ये तो क्या हो गया इनके पुत्र। अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम आता है आनंदीबाई। क्या नाम आता है, आनंदीबाई। पहले आनंदीबाई की शादी करवा देना। आनंदी की बाई की शादी किससे हुई, विवाह किससे हुआ, जगमाल देवड़ा से। जगमाल देवड़ा। देवड़ा वंश ने कौन सी रियासत पे शासन किया था, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि देवड़ा वंश ने किस रियासत पे शासन किया था, सिरोही रियासत पे। किस पे, सिरोही पे। जो सिरोही के चौहान थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, देवड़ा। तो वो क्या कहलाए, देवड़ा वंश वाले। क्या कहलाए, देवड़ा वंश वाले। तो विवाह किससे हो गया, जगमाल देवड़ा से। आगे बात करके ये तीनों क्या, एक पंडित के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, एक पंडित के पास। तो पंडित क्या कहते हैं कि जो संग्राम सिंह है, ये तीनों क्या जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं। ठीक है, ये पूछते हैं कि हम में से राजा कौन बनेगा। तो पंडित ने बोला, पहले इसका हाथ देखा, हाथ देखने के बाद बोला कि तुम्हारे हाथ में राजयोग नहीं है। जयमल का बोला तो जयमल के हाथ में नहीं है। इसलिए बोला संग्राम सिंह के हाथ में क्या है, राजयोग। राजयोग का मतलब राजा कौन बनेगा, संग्राम सिंह बनेगा। तो इन तीनों की क्या हो जाती है, लड़ाई। पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल किस साइड होते हैं, एक साइड में, और संग्राम सिंह क्या होता है, अलग साइड में। तो यहाँ पर क्या होती है, संग्राम सिंह की आंख फूट जाती है। क्या फूट जाती है, आंख फूट जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, कर्नल जेम्स टोड ने संग्राम सिंह के 80 घावों का उल्लेख किया। तो इसमें से पहला घाव कौन सा है, इसकी आंख फूटना। किसने फोड़ी थी, इनके भाइयों से, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात करें तो बड़ा पुत्र कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो शासक कौन बनेगा, पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से क्या है, संग्राम सिंह कहाँ चले गए, अजमेर चले गए। अजमेर में कौन है, करमचंद। कौन है, करमचंद पवार। उसके पास क्या ली, शरण ली। तो संग्राम सिंह कहाँ चले गए, अजमेर। अजमेर में क्या किया, करमचंद पवार। कौन, करमचंद पवार।
के पास शरण ली। करमचंद पवार के पास क्या ली? शरण ली। ठीक है। शासक कौन बन गए? पृथ्वीराज सिसोदिया। मैंने आपको जब अजमेर दुर्ग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसका तारागढ़ नाम कैसे पड़ा है? पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? ताराबाई। उसके नाम पर क्या पड़ा था? तारागढ़। तो क्या हुआ? ताराबाई कौन थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी। तो ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया? अजय नेहरू दुर्ग के परकोटे का निर्माण कराया। अजय नेहरू दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटे का निर्माण करवाया। तो अजय नेहरू दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। क्या पड़ गया था? तारागढ़। किसके नाम पे? ताराबाई के नाम पे। मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। किसके नाम पे? ताराबाई के नाम पे। क्या किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। यहाँ तक हो गया। जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके बारे में बात करें अपन। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया क्या है कि ये तेज धावक थे। क्या थे? तेज धावक, यानी कि तेज दौड़ने वाले। या फिर तेज घुड़सवारी करने वाले। तो इनके तेज धावक के कारण इनका नाम क्या पड़ा? उड़ना राजकुमार। क्या नाम पड़ा? उड़ना राजकुमार। ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु की। आनंदीबाई थी इनकी बहन। जगपाल देवड़ा जो सिरोही के थे, सिरोही के शासक, इनके साथ क्या हुआ? इनका विवाह। किसका? आनंदीबाई का। ठीक है। तो ये क्या है? इसको मारते पीटते थे। इसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया के इनको समझाने गए। क्या गए? समझाने कि मारा पीटा मत करो। तो इन्होंने क्या कर दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया। क्या कर दिया? जहर दे दिया, जिससे क्या हो गया? पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या होगी? मृत्यु। किसके कारण? जगमाल देवड़ा के जहर देने के कारण। तो जहर दे दिया तो इसकी मृत्यु होगी। तो इसकी जो छतरी बनी हुई है वो किस नाम से है? उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी, जो कि 12 खंभों वाली है। 12 खंभों वाली। ठीक है। कितने खंभों वाली? 12 खंभों वाली। जो कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अब देखते हैं राणा रैमल के कितने पुत्र थे। 3 पुत्रों की बात करते हैं अपन मेनली, और एक पुत्री इनकी आनंदीबाई। पहले पुत्र का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। मैंने अपने को किसका बात करना है? पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह के बारे में। ये तीनों क्या है? पंडित के पास गए। पंडित के पास जाने पर इन्होंने पूछा कि हमारे तीनों में से किसकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। तो उन्होंने तीनों की कुंडलियां, तीनों का हाथ देखा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को इसने मना कर दिया कि तेरी कुंडली में राजयोग नहीं है। दूसरे वालों को मना कर दिया। तीसरे वाले संग्राम सिंह थे, इनके बारे में कहा कि तुम्हारे कुंडली में राजयोग है। इससे गुस्सा होकर, क्योंकि बड़े पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो इससे गुस्सा होकर इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने मिलकर संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी। कर्नल जनस्टोट के अनुसार संग्राम सिंह के या महाराणा सांगा के शरीर के कितने घाव थे? 80 घाव थे। उनमें से जो आंख फोड़ने वाला है, जो आंख फूटने वाला घाव था, ये क्या था? ये सबसे पहले वाला घाव था। यानी पहले घाव की बात करें महाराणा संग्राम सिंह के या महाराणा सांगा के शरीर पे, तो वो कौन सा था? आंख फूटना। किसने फोड़ी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। यहाँ तक क्लियर हो? इसके बाद बात करें तो शासक कौन बना? पृथ्वीराज सिसोदिया। इससे डर कर क्या हुआ? संग्राम सिंह या राणा सांगा क्या हुए?
कहां चले गए? अजमेर। अजमेर किसके पास गए? करमचंद पवार के पास। किसके पास? करमचंद पवार के पास। उनके पास क्या ली? उनके पास शरण ली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम ताराबाई। तो इनके नाम पर इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। क्यों पड़ा? इन्होंने क्या कराया अजमेर दुर्ग के? इन्होंने परकोटे का निर्माण करवाया। किसके? अजयमेरू दुर्ग के। अजयमेरू जो अजमेर में स्थित है, ठीक है, उसके क्या कराया? परकोटे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। आगे इनकी मृत्यु की बात करें, पहले ये देख लेते हैं ये क्या? तेज धावक थे, यानी तेज दौड़ने वाले या तेज घुड़सवार, जिसके कारण इनकी उपाधि क्या मिली हुई थी? उड़ना राजकुमार। क्या मिली थी? उड़ना राजकुमार। उड़ना नाम से मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था, उड़ना अखराज। उड़ना अखराज पढ़ा रखा है। वो कौन से वंश से संबंधित है? वो संबंधित है किससे? देवड़ा वंश से। कहाँ के शासक थे? सिरोही के शासक। तो इन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया? अपनी जो बहन थी आनंदीबाई, इसका विवाह किसके साथ किया? जगमाल देवड़ा के साथ। जगमाल देवड़ा क्या करते थे? आनंदीबाई को मारते पीटते थे, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया क्या? जगमाल देवड़ा को के समझाने गए। तो जगमाल देवड़ा ने क्या किया? इनको जहर दे दिया। जहर देने से क्या होगी? पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होगी। मृत्यु होने पे इनकी जो छत्री है वो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, उस छत्री को क्या बोला जाता है? उड़ना राजकुमार की छत्री। उड़ना राजकुमार की छत्री, जो कितने खंभों वाली है? 12 खंभों वाली छत्री है। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। क्लियर हो गया? पूरा पूरा क्लियर हो गया ना यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा? इनके पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं महाराणा सांगा की। अब शासक कौन बने पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद? महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक, 30 जनवरी 1528 ईस्वी तक। ठीक है, 15 मई से लेकर 30 जनवरी 1528 तक। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। ये किसके पुत्र थे? रायमल के, राणा रायमल के। इनके बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। अभी मैंने जो कहानी बताई थी इन्हीं की बताई थी। तो ये क्या है? प्रतिभावानी शासक थे। इनका जो काल देखे 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। ठीक है, 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ? 15 मई 1509 ईस्वी को। कब हुआ? 15 मई 1509 ईस्वी को। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी कि राणा सांगा अपने बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से, किसके डर से? पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से कहां चले गए थे? अजमेर। अजमेर के करमचंद के पास शरण ली। ठीक है, जो करमचंद पवार है
इसकी बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? राणा सांगा का आश्रयदाता, राणा सांगा का आश्रयदाता, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो महाराणा सांगा थे इनको क्या किया था, इनको शरण प्रदान की थी, तो इसके क्या हुए? आश्रयदाता। इसके बाद में बात करें तो इन्होंने महाराणा सांगा ने इनको क्या उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। किसकी उपाधि? रावत की उपाधि। किसने दी इनको? महाराणा सांगा ने, महाराणा सांगा ने। यहां तक क्लियर हो? महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं तो इनका शासनकाल की बात करें तो 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद में बात करें तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 15 मई 1509 ईस्वी को। इसके बाद में बात करें तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अभी पढ़ाया था कि महाराणा सांगा ने क्या किया, अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया, इनके डर से क्या किया कि अजमेर में शरण ली। अजमेर में शरण किसके पास ली? करमचंद पवार के पास। किसके पास? करमचंद पवार के पास। तो करमचंद पवार को क्या बोला जाता है? महाराणा सांगा का आश्रयदाता। आश्रयदाता का मतलब शरण देने वाला। इसके बाद में बात करें तो महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दी? तो कौन सी उपाधि दी? रावत की उपाधि। किसने दी थी? महाराणा सांगा ने। किसको? करमचंद पवार को। यहां तक क्लियर हो? ठीक है, आगे बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को क्या किया? उपाधि दी। कौन सी? सैनिक भग्नावशेष की। कर्नल जेम्स टोड तो आपको पता ही होगा, राजस्थान के इतिहास के जनक, लिंकन इंग्लैंड, 20 मार्च 1782 को जन्म हुआ था। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष की उपाधि दी। किसकी उपाधि? सैनिक भग्नावशेष की उपाधि दी। इसके बाद बात करें तो इन्होंने राणा सांगा के 80 गांवों का वर्णन किया। सांगा के 80 गांवों का वर्णन किया। 80 गांवों का वर्णन किया। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसके गांव का? महाराणा सांगा के। कितने गांव का? 80 गांव का। इसमें से पहले गांव कौन सा था? इनकी आंख फूटा। किसने फोड़ी थी? इनके भाइयों ने। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इनकी अन्य उपाधि की बात करें तो इनको उपाधि मिली थी हिंदू पथ या हिंदूपति। ये उपाधि किसने दी है इनको? ये उपाधि दी है इतिहासकारों ने। इतिहासकारों द्वारा दी गई उपाधि। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा दी गई उपाधि। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा दी गई उपाधि। अगर इस उपाधि की बात करें तो ये उपाधि क्यों मिली है इनको? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि सभी जो हिंदू सम्राट थे उनको क्या किया था? एक जगह लेके आए थे। ठीक है, सभी हिंदू सम्राटों को एक जगह। एक मिनट रुकना। तो उपाधियों की बात करें तो हिंदूपति या हिंदूपति की उपाधि किसने दी? इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने क्यों दी इनको? क्योंकि ये जो भी हिंदू सम्राट थे इनको क्या है, खानवा के युद्ध में एक साथ लेके आए थे। कौन लेके आए थे? महाराणा सांगा। तो इतिहासकारों ने इनको कौन सी उपाधि दी? हिंदूपति या हिंदूपति की उपाधि दी। कर्नल जेम्स टोड ने इनको कौन सी उपाधि दी? सैनिक भग्नावशेष की उपाधि दी। किसको उपाधि दी? महाराणा सांगा को। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक।
इसके बाद में बात करें तो पंडित जैमिश्वर ने जो 80 गांव है किसके ऊपर, मारना जो संगा के ऊपर लगे हुए हैं 80 गांव, उनका वर्णन किया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनके देखते हैं विजय, ठीक है, इनके युद्धों के बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं इनके युद्धों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात विजय की। किसकी? गुजरात विजय की। गुजरात विजय की बात करें तो मान लो ये एक मेवाड़ का शासक, ये हो गया मेवाड़ का एरिया, ये क्या हो गया, मेवाड़ का एरिया, और ये एरिया हो गया गुजरात का। किसका? गुजरात का। तो ये तो हो गया गुजरात, और ये हो गया मेवाड़। तो यहाँ पर क्या है, गुजरात में एक क्षेत्र था या एक राज्य था। राज्य की बात करें तो इस राज्य का नाम है ईडर राज्य। ईडर राज्य कौन सा राज्य है? ईडर राज्य। यहां पर क्या है, पिता की मृत्यु हो गई, पिता ने कोई राजा नहीं बनाया, तो दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे। दोनों भाइयों की बात करें तो एक भाई आगे बारमल और दूसरे भाई आगे रायमल, ठीक है। दो भाइयों की बात करें तो एक भाई बारमल और दूसरा भाई रायमल। गुजरात का शासक की बात करें तो गुजरात के शासक थे मुजफ्फर शाह। कौन थे गुजरात के शासक? मुजफ्फर शाह। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में किसकी बात करें हम? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा, ठीक है। जो मुजफ्फर खान शाह थे, ये किसको शासक बनाना चाहते थे? ईडर राज्य का भारमल को। किसको? भारमल को। और जो महाराणा सांगा थे, ये रायमल को किसका शासक बनाना चाहते थे? ईडर राज्य का, ठीक है, शासक बनाना चाहते थे। यहां भी क्या लिख गए? शासक बनाना चाहते थे। ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मुजफ्फर जो शाह थे और महाराणा सांगा थे, इनके बीच में क्या हुआ? युद्ध, जिसमें विजय किसकी हुई? महाराणा सांगा की। विजय किसकी हुई है? जीत किसकी हुई? महाराणा सांगा की। और हार किसकी हुई? मुजफ्फर शाह की। और शासक कौन बन गया? रायमल। अगर इसको लिखे हम तो कैसे लिखेंगे? मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के मध्य विवाद का कारण ईडर राज्य था। ईडर राज्य था। अगर विवाद का कारण क्या हो गया? ईडर राज्य। महाराणा सांगा रायमल को तथा मुजफ्फर शाह भारमल को शासक बनाना चाहते थे। भारमल को शासक बनाना चाहते थे।
ठीक है, जिसके कारण इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें मुजफ्फर शाह की हार हुई। ठीक है, ये हो गई अपनी लैंग्वेज में। मैं बोलता हूँ ना, जब मैं समझाया करूँ तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। तो इस प्रकार से जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आपको समझ में आए, उस हिसाब से लिख लिया करो। तो मैंने क्या लिखा है कि मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सांगा। तो गुजरात के शासक की बात करें तो मुजफ्फर शाह। इनके मध्य विवाद का कारण क्या था? ये ईडर राज्य। क्या था? ईडर राज्य। यहाँ का शासक मर गया था, इसके दो पुत्र थे, रायमल और भारमल। ये क्या थे? ये दोनों शासक बनना चाहते थे। तो इसने किसकी मदद मांगी? महाराणा सांगा ने। भारमल ने किसकी मदद मांगी? मुजफ्फर शाह की। ठीक है, तो महाराणा सांगा रायमल को शासक बनाना चाहते थे और मुजफ्फर शाह किसको शासक बनाना चाहते थे? भारमल को शासक बनाना चाहते थे। जिसके कारण क्या हुआ? मुजफ्फर शाह और जो महाराणा सांगा है, इनके बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। तो महाराणा सांगा क्या हुई? विजय। और जो मुजफ्फर शाह की बात करें तो इसकी क्या हुई? इसकी हार हुई। ये है गुजरात विजय। समझ में आई? ईडर राज्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, एक छोटा सा राज्य है। ये हो गया गुजरात। गुजरात का शासक की बात करें मुजफ्फर शाह और मेवाड़ के शासक की बात करें तो महाराणा सांगा। ईडर राज्य के दो राजकुमार है, भारमल और रायमल। रायमल को किसका सपोर्ट है? महाराणा सांगा का। भारमल की बात करें तो इसको किसका सपोर्ट है? मुजफ्फर शाह का, जो कहाँ का शासक है? गुजरात का। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? महाराणा सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच में क्या हुआ? लड़ाई। ठीक है, युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन हुआ? महाराणा सांगा। और जो शासक है वो कौन बना? रायमल। जो ईडर राज्य है इसका शासक कौन बना? रायमल। समझ में आई गुजरात विजय? गुजरात विजय समझ में आ गई? तो आगे बात करते हैं मांडू या मालवा विजय की। यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बात करते हैं मांडू या मालवा विजय की। किसकी? मांडू या मालवा विजय की। मांडू या मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी सेकंड। कौन थे? महमूद खिलजी सेकंड। हमने फर्स्ट पढ़ा था, सारंगपुर का युद्ध पढ़ा था 1437 ईस्वी में, जिसमें मालवा के शासक या मांडू के शासक कौन थे? महमूद खिलजी फर्स्ट। जिसके कारण क्या होती? विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी या निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1440 से 1448 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो अब बात करते हैं मालवा विजय की। किसकी? मालवा विजय। मालवा विजय की बात करें तो इस साइड में हो गया मेवाड़ और इस साइड में हो गया मालवा। ठीक है, ये तो हो गया मेवाड़ और ये क्या हो गया? मालवा। ये मेवाड़ और ये क्या हो गया? मालवा। मालवा के शासक की बात करें तो महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय। मेवाड़ के शासक की बात करें तो महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। यहां तक हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या था? एक राज्य था। राज्य कौन सा है? चंदेरी। राज्य कौन सा है? चंदेरी। जहां का शासक कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय। मेदिनी राय जो चंदेरी राज्य था वो किसके अधीन था? मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के अधीन था। यानी जो मेदिनी राय था वो किसका सामंत था? महमूद खिलजी सेकंड का सामंत था। ये इसको क्या देता था? कर देता था टाइम टू टाइम। अब इसने देखा उत्तर की तरफ, तो उत्तर में कौन आ गया? महाराणा सांगा। कौन आ गया? महाराणा सांगा। तो इसने सोचा कि इतना बड़ा हिंदू शासक है,
और ये भी कौन सा था, मेदिनी राय हिंदू शासक, और ये कौन सा था, महमूद खिलजी मुस्लिम शासक। तो इसने सोचा इतना बड़ा हिंदू शासक है, ये क्या है, मेरी मदद करेगा, मेरे को क्या करवाएगा, स्वतंत्रता करवाएगा, किससे, महमूद खिलजी से। तो इसके बारे में देखें तो मेदिनी राय महमूद खिलजी का क्या था, सामंत, और मेदिनी राय क्या बनना चाहता था, स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र शासक। तो इसने किससे मदद मांगी, महाराणा सांगा से मदद मांगी। किससे मदद मांगी, महाराणा सांगा से। किसके लिए मांगी, स्वतंत्र शासक बनने के लिए, स्वतंत्र शासक बनने के लिए, ठीक है, ताकि ये गुलाम ना रहे किसी का। तो युद्ध किस किस के बीच हुआ, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। चंदेरी के शासक मेदिनी राय, मालवा के शासक, मालवा के शासक का नाम क्या है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड का सामंत था। क्या था, सामंत था। सामंत का मतलब एक तरीके से ये है कि अधिकार किसका था, महमूद खिलजी का था। अधीनता स्वीकार कर रखी थी किसने, मेदिनी राय ने। ये इसको क्या देता था, टाइम टू टाइम कर, ठीक है। आगे बात करें, मेदिनी राय ने स्वतंत्र शासक बनने के लिए महाराणा सांगा की मदद मांगी। महाराणा सांगा की मदद मांगी, ठीक है, जिसके कारण महाराणा सांगा तथा महमूद खिलजी के बीच, महमूद खिलजी सेकंड के बीच युद्ध हुआ। जिसमें विजय कौन हुआ, जिसमें विजय हुए महाराणा सांगा, जिसमें विजयी महाराणा सांगा हुए, महाराणा सांगा हुए तथा मेदिनी राय स्वतंत्र शासक बन गया, स्वतंत्र शासक बन गया, ठीक है। तो विजय के कौन हुए, महाराणा सांगा। विजय, और हार किसकी हुई, महमूद खिलजी की। और मेदिनी क्या है, क्या हुआ, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र शासक बन गए। अब बात करें तो महाराणा सांगा और जो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी सेकंड, इनके बीच युद्ध का कारण क्या था, चंदेरी शासक। क्या था, चंदेरी राज्य या चंदेरी शासक मेदिनी राय, ठीक है। मेदिनी राय प्रारंभ में क्या था, महमूद खिलजी जो सेकंड था, जो मालवा नरेश था, महमूद खिलजी सेकंड, इसका क्या था, सामंत या इसका क्या था, गुलाम। ये इसको देता था टाइम टू टाइम कर।
इसने देखा उत्तर की ओर कि भाई मेवाड़ राज्य महाराणा सांगा इनके शासक है, हिंदू शासक है, मैं भी हिंदू शासक हूँ, तो मेरी क्या है मदद कर दें स्वतंत्र होने में। तो इसने क्या है कर देना बंद कर दिया और मदद किससे मांगी, महाराणा सांगा से, मेरे को बचा लो किससे, महमूद खिलजी से। तो महमूद खिलजी ने जब आक्रमण किया किस पे, चंदेरी पर, तो यहाँ से कौन आ गए, महाराणा सांगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध में विजय कौन हुई, महाराणा सांगा, और हार किसकी हुई, महमूद खिलजी सेकंड की। ठीक है, और जो मेदिनी राय था वो क्या बन गया, स्वतंत्र शासक, और चंदेरी क्या हो गया, स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय, मालवा शासक महमूद खिलजी का सामंत था। सामंत या गुलाम एक ही होता है। इसके बाद में बात करें तो मेदिनी राय ने स्वतंत्र शासक बनने के लिए महाराणा सांगा से मदद मांग ली मदद, जिसके कारण महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें विजयी महाराणा सांगा हुए तथा मेदिनी राय स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, समझ में आया। जो अपनी मालवा विजय थी वो समझ में आ गई पूरी, कि मालवा में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। गुजरात विजय समझ में आई, और यहां से समझ में आ गया मालवा। जब महाराणा कुंभा पड़ा था तो उस टाइम गुजरात के शासक कौन था, कुतुबुद्दीन। कौन था, कुतुबुद्दीन। और मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी फर्स्ट। अब कौन शासक है, गुजरात का मुजफ्फर खां, मुजफ्फर शाह। और जो मालवा की बात करें तो महमूद खिलजी सेकंड। समझ में आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अब आपको पता है कि जब दो व्यक्ति हारते हैं किसी एक व्यक्ति से, तो वो दोनों व्यक्ति क्या होते हैं कि दोस्त बन जाते हैं। वो नहीं कहते शत्रु का शत्रु क्या होता है, दोस्त होता है। तो दोस्त कौन कौन बन गए, मालवा और गुजरात के शासक। ठीक है, मुजफ्फर का जो मुजफ्फर शाह वो, और जो मालवा के हैं महमूद खिलजी सेकंड, ये क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो अब कौन सा हुआ, गागरोन विजय। या गागरोन कहां पर स्थित है, झालावाड़ में। तो इसको क्या बोला जाता है, झालावाड़ विजय भी बोला जाता है, झालावाड़ विजय। कब की बात कर रहे हैं, 1519 ईस्वी की। कब की बात करें, 1519 ईस्वी की। तो ये हो गए, यहां पर हो गया गुजरात, प्लस में कौन हो गया, मालवा। गुजरात के शासक की बात करें मुजफ्फर शाह, प्लस में मालवा के शासक की बात करें महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड। इस साइड बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के शासक कौन है, महाराणा सांगा। कौन है, महाराणा सांगा। ठीक है, बीच में आ गया गागरोन दुर्ग। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर किया आक्रमण, किस पे, गागरोन दुर्ग पर। इस साइड से कौन आया, महाराणा सांगा। इसने भी क्या कर दिया, आक्रमण, किस पर, इनकी संयुक्त सेना पर। ठीक है, बीच में क्या आ गया, गागरोन। ये बात कब की है, 1519 ईस्वी की। कब की कर रहे हैं, 1519 ईस्वी की। कौन सा युद्ध, गागरोन या झालावाड़ का युद्ध। तो इसमें हार किसकी हुई, इन दोनों की हार हो गई, और विजय किसकी हुई, महाराणा सांगा की विजय हुई या जीत हुई। ठीक है, गागरोन क्यों समझ लिया। शत्रु का शत्रु कौन होता है, दोस्त होता है। तो शत्रु का शत्रु कौन हो गया, महमूद खिलजी। अगर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की तरफ से देखें और महमूद खिलजी की तरफ से देखें, शत्रु का शत्रु कौन हो गया,
मुजफ्फर शाह, ठीक है। ये दोनों क्या बन गए, दोस्त आपस में। इन्होंने क्या प्लान बनाया कि संयुक्त सेना लेके जाते हैं और क्या करते हैं, गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे, मेवाड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे। तो क्या है, जब ये गागरोन दुर्ग पे पहुंचे तो ये बात पता चली मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा भी क्या हुआ, अपनी सेना लेके कहाँ गया, गागरोन दुर्ग पर। तो जैसे ही आक्रमण किया इन्होंने, तो क्या है, महाराणा सांगा सामने से आ गया। तो क्या हुआ, इन दोनों की हार हो गई इस युद्ध में और जीत किसकी हुई, महाराणा सांगा की क्या होगी, जीत हो गई। ये कब का युद्ध है, 1519 ईस्वी का। कौन सा युद्ध है, गागरोन विजय या फिर झालावाड़ विजय, ठीक है। गागरोन का दुर्ग, गागरोन का युद्ध बोल लो, झालावाड़ का युद्ध बोल लो, या गागरोन विजय बोल लो, झालावाड़ विजय बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया। कब की बात है, 1519 की। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, मालवा के शासक महमूद खिलजी। आपको सारंगपुर याद है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, जिसकी याद में क्या बनाया गया था, विजय स्मृति में क्या बनाया गया था, विजय स्तंभ की स्थापना की थी, निर्माण करवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने, 1440 से 1448। उसमें भी दोनों मिले थे, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन मिले थे और जो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट मिले थे। और महाराणा कुंभा ने क्या किया था, उन दोनों को हरवा दिया था, यानी हरा दिया था। वही काम किसने किया, महाराणा सांगा ने। दोनों वही राज्य, शासक अलग हो गए, दोनों शासकों ने मिलकर आक्रमण किया और दोनों को क्या मिली, हार मिली। समझ में आया, वो तीनों युद्ध समझ में आए, ये युद्ध समझ में आए, ठीक है। समझ में आ गया ना, साथ में लेके चलो, महाराणा कुंभा की बातें साथ में देख के चलो, ताकि वो रीजन होते रहे, वो भूलो ना, ठीक है, और कंफ्यूजन पैदा ना हो उसके लिए, ठीक है। यहां तक आ गया ना समझ में। आगे बात करते हैं, गागरोन विजय होगी। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। किसकी, इब्राहिम लोदी की, जो कहाँ का शासक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। कौन, इब्राहिम लोदी। उसके और महाराणा सांगा के बीच में क्या हुए थे, दो युद्ध हुए थे, ठीक है। महाराणा सांगा के बीच में क्या हुए थे, दो युद्ध हुए थे। युद्ध क्यों हुए, क्योंकि जब इसने इब्राहिम लोदी ने देखा, इसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हरा दिया, मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया और इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया, तो ये क्या है, दिल्ली सल्तनत पे भी क्या कर लेगा, थोड़े दिन में अधिकार कर लेगा। तो उसने क्या किया, इस पे आक्रमण किया। किस पे, जो अपने महाराणा सांगा है, मेवाड़ के शासक, इन पे क्या किया, आक्रमण किया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ 1517 ईस्वी, दूसरा युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी तथा महाराणा सांगा की बात कर रहे हैं। तो पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था इनके बीच में, खातौली का युद्ध। कौन सा, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। कब, 1517 ईस्वी में। खातौली क्षेत्र की बात करें तो प्राचीन काल में खातौली क्षेत्र आता था बूंदी रियासत में, अब आता है ये कोटा रियासत में या कोटा राज्य जिले में। आपको पता है कोटा जो रियासत है वो कब बनी थी, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कोटा के चौहान, उसमें बता रखा है कोटा रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था उसका निर्माण, कोटा रियासत का बूंदी रियासत से अलग करके शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने। कब करवाया था, 1631 ईस्वी में, ठीक है। कब करवाया था, 1631 ईस्वी में। कोटा में चौहान की स्थापना किसने की थी, राव माधो सिंह ने। किसने, राव माधो सिंह ने, ठीक है। तो प्राचीन काल की बात करें, पहले की बात करें, पहले क्या थे, बूंदी रियासत में या बूंदी में। बाद की बात करें तो बाद में क्या है, कोटा में। कौन सा जगह, जो खातौली है वो। आगे युद्ध की बात करें अपन तो इस साइड हो गया दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक है वो कौन है? इब्राहिम लोदी। इसके बाद में क्या होगा? जो मुगल शासक होंगे वो हो गए, जो सुल्तान होंगे वो खत्म हो जाएंगे, मुगल शासक की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। कौन करेगा? बाबर करेगा। बाबर ने कौन से वंश की स्थापना की थी? ये ढूंढ के बताना आपने को, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि बाबर ने कौन से वंश की स्थापना की थी, उसके वंश के क्या नाम था? बाबर के वंश के। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इस साइड मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया? आक्रमण। आक्रमण कब किया? 1517 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार, और महाराणा सांगा की क्या हुई? जी, ठीक है, समझ में आया? इब्राहिम लोदी और महाराणा कुंभा के बीच में, जो महाराणा सांगा इनके बीच में हुए थे 2 युद्ध। पहला युद्ध खातौली का युद्ध, कब हुआ? 1517 ईस्वी में। अगर पहले की बात करें, जो खातौली स्थान है वो कहाँ पर आता था? बूंदी में। उसके बाद जब कोटा अलग बना तो बाद में कब किसने आने लग गया? कोटा में। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा सांगा। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? महाराणा सांगा के ऊपर आक्रमण। तो क्या हुआ? खातौली का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1517 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार, और महाराणा सांगा क्या हो गई? जीत हो गई। यहां तक समझ में है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगला युद्ध देखते हैं। ठीक है, हो गया ना खातौली का युद्ध। अब अगला युद्ध देखते हैं इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। या इस युद्ध को क्या बोला जाता है? धौलपुर का युद्ध। किसका? धौलपुर का युद्ध। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। कब? 1518 ईस्वी में। इसमें युद्ध में क्या हुआ था? इसमें ना तो महाराणा सांगा गए थे और ना ही इब्राहिम लोदी आया था। इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति आए थे। कौन? मियां माखन और मियां हुसैन। इस साइड महाराणा सांगा की तरफ से सेना गई थी और इसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी के सैनिकों की हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हार किसकी हुई थी? महाराणा इसकी इब्राहिम लोदी की, और जीत किसकी हुई? महाराणा सांगा की। तो इस साइड हो गया मेवाड़। मेवाड़ के शासक का नाम क्या है? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। इस तरफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? अपने 2 सेनापति भेजे। क्या भेजे? 2 सेनापति। सेनापति सेनापति की बात करें, नामों की बात करें तो मियां माखन, मियां माखन और मियां हुसैन। मियां हुसैन, ठीक है। ये करने आए दोनों आक्रमण, साथ में करने आए आक्रमण। इन्होंने किया आक्रमण। कब की बात है ये? 1518 ईस्वी की। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। तो इसमें जीत किसकी हुई? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा क्या हुई? जीत। और इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार। और ये दोनों क्या हुए? मारे गए। ये दोनों क्या हुए? मारे गए। कौन कौन? मियां माखन और मियां हुसैन, दोनों क्या गए?
मारे गए। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला खातौली का युद्ध, किसका युद्ध? खातौली का युद्ध। कब हुआ? 1517 ईस्वी में। कब हुआ? 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध। ठीक है। जो खातौली क्षेत्र प्राचीन काल में किसमें आता था? पहले के जो प्राचीन समय था, जब कोटा रियासत के निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले किसमें आता था? बूंदी रियासत में या बूंदी जिले में। ठीक है। जो कोटा की रियासत है उसका निर्माण कब हुआ? 1631 ईस्वी में। किसने किया? शाहजहां ने किया। एकमात्र रियासत थी जो किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1631 ईस्वी में। किसे? कोटा को बूंदी से अलग करके। कोटा में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? राव माधो सिंह ने। किसने? राव माधो सिंह ने। इसके बाद में बात करें कि जब इब्राहिम लोदी कहां पर आया था? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। खातौली वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और महाराणा सांगा थे उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। ये जो इब्राहिम लोदी है इसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ये जो महाराणा सांगा था इसकी शक्तियों से क्या था? भयभीत। ये जैसे जैसे अपने साम्राज्यवाद नीति अपना रहा था, जैसे अपने राज्यों को बढ़ा रहा था, तो उससे क्या था? ये भयभीत। ये इतना भयभीत था, इसको लगा कि थोड़े दिन बाद में क्या ले लेगा? दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लेगा। ठीक है। जो दिल्ली है उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? महाराणा सांगा का हो जाएगा। इसलिए इसने क्या किया? आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया खातौली का युद्ध। पहला आक्रमण में कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। कब? 1517 ईस्वी में। दूसरे युद्ध की बात करें तो बाड़ी का युद्ध, धौलपुर का युद्ध बोला जाता है जिसे, बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया। वो डर गया कि भाई कहीं हार गए और लेने के देने पड़ गए, वहीं मर गए, तो दिल्ली सल्तनत पे शासन कौन करेगा? तो ये क्या? इब्राहिम लोदी नहीं है। कौन है? इसने 2 सेनापति भेजे। कौन? मियां माकन और मियां हुसैन। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके सिर्फ सेनापति है। कौन? मियां माकन और मियां हुसैन। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो ही बनेंगे। ये नहीं पूछेगा खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। ठीक है। अगर ये पूछेगा तो वही पूछेगा खातौली युद्ध से संबंधित कौन कौन से तथ्य सही है। उसमें ये दे रखा हुआ खातौली के युद्ध को धौलपुर का युद्ध बोला जाता है। ये 1518 ईस्वी में हुआ। ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इसके बारे में बोलेंगे कि यहाँ से इब्राहिम लोदी नहीं आया था। फिर बोलेंगे इसके सेनापति मियां माकन और मियां हुसैन थे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देंगे। अगर ये डायरेक्ट पूछेगा तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बाकी के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे छोटे मोटे में से ही बनेंगे। ठीक है। क्योंकि बड़े वाले बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए, सब रट रखे हैं, तो इस छोटे में से क्वेश्चन बनता है। तो इनके सेनापति का नाम क्या है? मियां माकन और मियां हुसैन। ये दोनों क्या है? आक्रमण करने किस पे? मेवाड़ पे, महाराणा सांगा पे। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध या फिर धौलपुर का युद्ध। कब हुआ? 1518 ईस्वी में। ठीक है। इसमें इन दोनों की क्या हुई? हत्या हो गई या मारे गए। और इन्होंने क्या किया? इस पे आक्रमण किया था, तो महाराणा सांगा क्या हो गई? जीत हो गई। और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है। दोनों युद्ध समझ में? खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, दोनों समझ में आएगा ना? बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, खातौली का युद्ध। गुजरात विजय पढ़ा दी मैंने। इसके बाद में मालवा विजय पढ़ा दी। और कौन सी पढ़ाई थी? गागरोन विजय या फिर झालावाड़ विजय, जो 1519 वाला था। उसके बाद में पढ़ाया था खातौली का युद्ध, जो 1517 ईस्वी है। ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बाद में पढ़ाया बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, जब ये कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी के बीच और महाराणा सांगा के बीच। जिसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी नहीं आए थे, इसमें 2 सेनापति भेजे थे। क्या नाम था? मियां माकन और मियां हुसैन। 2 सेनापति इसके नाम थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहां तक हो गया ना? इसके बाद बात करते हैं बाबर के आगमन की। ठीक है। बाबर ने आके दिल्ली सल्तनत पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बाबर आगमन, इस साइड हो गया फरगना। ठीक है। ये बाबर, ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन होंगे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है। और युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत का
युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध है? फर्स्ट। कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। यहां तक समझ गया? बाबर ने आक्रमण किया किस पे? इब्राहिम लोदी पे। ये बताते हैं जब बाबर ने आक्रमण किया इब्राहिम लोदी में, तो ये पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी 3 घंटे भी नहीं रुक पाया। ठीक है, 3 घंटों में क्या हो गई थी? इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। क्यों हो गई थी? इसके पास क्या थे? तोपें थी। क्या थी? तोप। उससे क्या किया? इब्राहिम लोदी की सारी सेना को उड़ा दिया। किसने? बाबर ने। ठीक है, तो क्या हो गई थी? इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और जीत किसकी हुई थी? बाबर की। अब किसका शासन हो गया दिल्ली पे? मुगल वंश का। किसका? मुगल वंश का। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बाबर किस वंश का था? बाबर का वंश। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, जिसको भी पता है कि कौन सा वंश था। जितने बंदे देखेंगे वीडियो वो जरूर आंसर करें इसका कि बाबर का वंश कौन सा था। इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, पर ये मुगल इसका एक्चुअल वंश नहीं था। सॉरी, पर मुगल वंश की स्थापना की थी, पर इसका जो एक्चुअल वंश था वो कोई सा वंश था। ठीक है, तो बाबर की क्या हो गई? जीत। और हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की। जब ये युद्ध हो रहा था तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा। बाबर ने क्या किया? महाराणा सांगा से क्या मांगी? मदद मांगी। क्या मांगी थी? मदद। किसके लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। पर इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा मदद करने नहीं गए, और इब्राहिम लोदी तो वैसे ही 3 घंटे में आ रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे में तो दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया था? बाबर का। ये समझ में आया? पानीपत का फर्स्ट युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें हार किसकी? इब्राहिम लोदी। और बाबर की क्या होगी? जीत होगी। जिससे सल्तनत जो था, जो सुल्तान थे, उनका कार्यकाल यहीं पे खत्म हो गया और किसका चालू हो गया? मुगल का। ठीक है, अब कौन बनेंगे? मुगल बादशाह बनेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली में कौन बनेगा? मुगल बादशाह। ठीक है, बाबर आ गए। अब क्या हुआ कि बाबर और महाराणा सांगा, क्योंकि बाबर की मदद किसने नहीं की? महाराणा सांगा ने। तो इससे गुस्सा होकर महाराणा सांगा पर क्या कर दिया बाबर ने? आक्रमण। तो अब किसके बीच में युद्ध पड़ेंगे? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। अब क्या बात है? बाबर महाराणा सांगा। इनके बीच में 2 युद्ध हुए। एक हुआ 16 फरवरी 1527 को, एक हुआ 17 मार्च 1527। ठीक है, 16 फरवरी 1527 और 17 मार्च 1527, यानी 1 महीने बाद दूसरा युद्ध हो गया था। तो पहले युद्ध की बात आज कर लेते हैं, अगले युद्ध की बात जो खानवा का युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तो अब बात करें बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 ईस्वी। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध। ठीक है, इस साइड हो गए दिल्ली। दिल्ली का शासक बाबर, और इस साइड मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा सांगा। तो बाबर ने क्या किया? अपने सेनापति, सेनापति का नाम क्या है? सेनापति की बात करें तो सेनापति का नाम क्या है? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन। ठीक है, बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो बीच में पड़ता है बयाना दुर्ग।
कौन सा, बयाना दुर्ग। ठीक है, ये जो हो गया बयाना दुर्ग। ठीक है, तो मेहंदी हसन आया और बयाना दुर्ग पे क्या कर लिया, आक्रमण किया, और बयाना दुर्ग पे क्या कर लिया, अधिकार। ठीक है, क्या कर लिया, अधिकार। उसके बाद में सेनाई महाराणा सांगा की, जब महाराणा सांगा को पता चली ये बात, तो महाराणा सांगा की सेनाई इस पे क्या किया, आक्रमण। अधिकार किसका हो गया था, मेहंदी हसन का। किसका अधिकार हो गया था, बाबर का। किस पे, बयाना दुर्ग पे। तो क्या किया, आक्रमण। तो इसमें क्या हुई, मेहंदी हसन की मृत्यु हो गई। क्या हो गई इस आक्रमण में, मेहंदी हसन की मृत्यु। और इसमें बाबर की क्या हुई, हार, और महाराणा सांगा की क्या हुई, जीत। ये सिर्फ इतना सा युद्ध है। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527। कौन सा युद्ध है ये, बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना के युद्ध में क्या हुआ कि बाबर की तरफ से सेनापति आए मेहंदी हसन। मेहंदी हसन ने क्या किया, जो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है उस पर क्या किया, आक्रमण करके क्या कर लिया, वहां पर अधिकार कर लिया। किस पे, बयाना दुर्ग पे। बयाना दुर्ग पे किसका अधिकार हो गया, मेहंदी हसन का। यानी कि इनडायरेक्टली किसका अधिकार हो गया, बाबर का अधिकार हो गया। ये बात किसको पता चली, महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा ने क्या किया, अपनी सेना भेजी, कहाँ, बयाना दुर्ग पे। तो सेना भेजी, तो सेना ने क्या कर लिया, बयाना दुर्ग पे फिर से अधिकार कर लिया। फिर से अधिकार किसका हो गया, मेवाड़ का या महाराणा सांगा का। तो यहाँ पे जो मेहंदी हसन सेनापति थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या वो क्या हुई, मारे गए। तो इसमें बाबर की क्या हो गई, हार, और जीत किसकी हुई, महाराणा सांगा की। यहाँ तक समझ में आया। बयाना का जो युद्ध 16 फरवरी 1527 को समझ में आया। दिल्ली सल्तनत के शासक है बाबर, मेवाड़ के शासक है महाराणा सांगा। ठीक है, दिल्ली के शासक बाबर ने क्या भेजा, अपना सेनापति। क्या नाम है सेनापति का, मेहंदी हसन को भेजा। तो मेहंदी हसन ने क्या किया, बयाना दुर्ग पे आक्रमण किया। बयाना दुर्ग पे आक्रमण करने के बाद बयाना दुर्ग पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया आक्रमण करके। ठीक है, ये बात किसको पता चली, महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा ने क्या है, अपनी बड़ी सेना भेजी, तो महाराज जो बयाना दुर्ग है इस पे आक्रमण किया, और फिर से क्या कर लिया, इस पे अधिकार कर लिया। इस पे किसका अधिकार हो गया, वापस से मेवाड़ या महाराणा सांगा का। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, मेहंदी हसन मारे गए। मेहंदी हसन कौन है, जो बाबर है उसके सेनापति। ठीक है, तो इसमें बाबर की क्या हो गई, हार हो गई, और जीत किसकी, महाराणा सांगा की। अब एक युद्ध और बचा है, किसका, बाबर और महाराणा सांगा का। कौन सा, खानवा का युद्ध, जो बहुत बड़ा है। उसको हम अगली वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो बाबर का वंश है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि कौन सा वंश है बाबर का। धन्यवाद।